नमस्कार साथियों। मुगलों का इतिहास हम पढ़ रहे थे। हमने बाबर का पूरा इतिहास पढ़ा, जो प्रथम मुगल शासक था। उसके बाद में हमने हुमायूं का इतिहास पढ़ा और बीच में हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। शेर खां फरीद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया, बिलग्राम के युद्ध में हराया और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। शेर खां की मृत्यु के बाद हुमायूं वापस भारत आता है और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेर खां के बारे में। शेर शाह सूरी का इतिहास हम पढ़ेंगे, काफी लंबा है, पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। लगभग 70 साल की आयु में, बुढ़ापे में शेर खां शासक बनता है। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं क्लास में, पूरी डिटेल के साथ में हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। या हम बात करें शेर खां की, शेर शाह सूरी की, तो इसका शासनकाल रहा था 1540 से लेकर 1545 तक। सबसे पहले हमें जन्म के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। तो शेर खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1472 में बेजवाड़ा पंजाब में। शेर खां का बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था बचपन का? देखो, जन्म हुआ था 1472 में बेजवाड़ा पंजाब के अंदर। इसके पिता का नाम था हसन खान जौनपुर, बचपन का नाम था फरीद। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। शेर खां शेर शाह सूरी का बचपन का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या नाम था? फरीद नाम था। फिर फरीद से ये शेर खां कैसे बना और शेर खां के बाद ये शेर शाह सूरी कैसे बना, इस चीज का भी हमें पता होना जरूरी है। इसने क्या किया था, एक बार एक शेर को मार दिया था, दोनों शेर के जबड़ों को चीर डाला था और शेर को मारने के कारण ही इसका नाम फरीद से शेर खां हुआ था और यह शेर खां नाम दिया था मोहम्मद शाह ने। तो यहां पर आप देखें, बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी, क्या नाम था? बहार खान लोहानी या मोहम्मद शाह, इसने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। यह चीज आप ध्यान रखना। फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी बहार खान लोहानी या मोहम्मद शाह ने। पिता का नाम था हसन खां और जन्म हुआ था बेजवाड़ा पंजाब में। तो ये तो इसके बेसिक परिचय हो गया जन्म का। अब आगे देखते हैं, डिटेल से पूरा इतिहास पढ़ते हैं हम। आगे हम बात करें यहां पर शेर खां की, तो शेर खां 1528 में जैसे ही बहार खान लोहानी की मृत्यु हुई, तो इस बहार खां की, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा थी, उसकी विधवा पत्नी का नाम था, बेगम का नाम था दूदू बेगम। क्या नाम था? बहार खां की विधवा दूदू बेगम। इस दूदू बेगम ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बनाया। किसका संरक्षक बनाया? अपने पुत्र जलाल खां का। और जैसे ही दूदू बेगम की मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु हुई? इस दूदू बेगम की जैसे मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के बाद शेर खान ने दक्षिण बिहार का जो शासन का है वो शासक बन जाता है शेर खान। दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेर खान दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है, हत्या लेता है। तो यहां तक आप ध्यान रखना। अब दक्षिण बिहार का शासक कौन बन जाता है? शेर खान बन जाता है। अब आगे देखते हैं, साथियों। 1530 में चुन्नार के किलेदार ताज खां की विधवा बेगम लाड मलिका, इस लाड मलिका से शेर खां विवाह कर लेता है और चुन्नार के किले पर अधिकार कर लेता है। यह शेर खां बहुत चालाक लोमड़ी थी। यह शेर खां बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी थी, मुगलों से भी यह चालाक था। यह क्या करता है, 1530 में चुन्नार का जो किलेदार था ताज खां, इसकी विधवा बेगम से, इसकी विधवा से, इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी जब विधवा हो जाती है लाड मलिका, तो इस लाड मलिका से यह शादी करके शासक बन जाता है। आगे देखते हैं, सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुआ। इस युद्ध में शेर खान ने मोहम्मद शाह को हराया। किसको हराया? मोहम्मद शाह को। आप साथ में नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल
उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, और इस युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को शेर खान ने पराजित किया, और इस चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। यदि आपको पूछा जाए कि शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की, तो 1539 में की थी, चौसा के युद्ध में। इस चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं से इसका युद्ध हुआ था, और हुमायूं को इस युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी थी। उस समय तेज बारिश हो रही थी, गंगा नदी उफान पर थी। हुमायूं को जान बचाकर गंगा नदी में डुबकी लगानी पड़ी, और गंगा नदी में डुबकी लगाकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी। कहा जाता है कि निजाम भिश्ती की सहायता से हुमायूं की जान बची थी, और निजाम भिश्ती की सहायता से जब हुमायूं की जान बची तो निजाम भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था, और निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के भी जारी किए थे। यह भी आप ध्यान रखना, चमड़े के सिक्के किसने जारी किए थे? निजाम भिश्ती एक दिन का बादशाह बना था। उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, और इस युद्ध में शेर खान ने जब शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर रखा था, शेरशाह सूरी बन चुका था, वो शेरशाह बन चुका था, इसने फिर से हुमायूं को हराया, और हुमायूं को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। तो इस तरह मुगलों को भारत छोड़कर भागना पड़ा, और शेर खान 1540 में शासक बना और 1545 तक रहा। अब आगे पढ़ते हैं शेर खान के बारे में। इसने बहुत ही अच्छा काम किया था, ये बुढ़ापे में शासक बना था। अब देखते हैं शेर खान के बारे में, शेरशाह सूरी का पूरा इतिहास आगे देखते हैं बारी। अब यहां पर हम बात करते हैं आगे, पंजाब में झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। ध्यान रखना, पंजाब में जो झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ का किला है, यह शेर खान ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। अब यहां पर बात करते हैं शेरशाह के सैनिक अभियान की। तो मालवा सबसे पहला अभियान था मालवा का 1542 में, इसमें इसने कादिर खान को हराया। इसके बाद में 1543 में रायसीन अभियान में पूरणमल को हराया। मारवाड़ अभियान में 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया। यह यहां पर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। आपने सुना होगा गिरी सुमेल का युद्ध, शेरशाह सूरी और अपने मारवाड़ के जोधपुर के शासक मालदेव की सेना के बीच में। यहां पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यहां पर ये हारते हारते बचा था। यहां पर इसने जाली पत्र वगैरह कुछ भेजे, एक नई चाल चली थी, क्योंकि ये चालाक लोमड़ी थी। मैंने पहले भी बता दिया, शेर खान एक चालाक लोमड़ी थी। इसने जाली पत्र वगैरह, फर्जी पत्र वगैरह भेजे, और ये यहां पर हुआ था मारवाड़ में गिरी सुमेल का युद्ध। आपने सुना होगा। इस युद्ध में मारवाड़ के जो सेनापति थे जेता और कुपा, इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, और इसी युद्ध में इसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला युद्ध है इसका कालिंजर। इस कालिंजर अभियान में 1545 में किरत सिंह को हराया। तो इस प्रकार से ये इसके शेर खान के सैनिक अभियान है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप। हाँ, यहां पर लिख लें आप, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? जेतारण का या गिरी सुमेल का युद्ध। पाली में है ये जेतारण, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध। जेता और कुपा ने यहां पर अपनी वीरता दिखाई थी। तो लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय की बचत करना बहुत जरूरी है। अब आगे बात करें, जब शेर खान ने कालिंजर अभियान किया था 1545 में, तो उस समय उक्का नामक एक प्रेक्ष पात्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग गई थी, और वहां पर गोला फटने से, बारूद के ढेर में आग लगने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी कालिंजर अभियान के दौरान। तो यहां पर देखते हैं
1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक प्रेक्ष पात्र चलाते समय शेर खां की मृत्यु हुई। ध्यान रखना, अब शेर खां की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। बेचारा बुढ़ापे में शासक बना था और ज्यादा दिनों तक राज शासनकाल भी नहीं संभाल सका, चला गया दुनिया को छोड़कर। अब यहाँ पर इसके मरने के बाद इस्लाम शाह शासक बनता है, इसका पुत्र शेर खां का पुत्र इस्लाम शाह शासक बनेगा। और ये रहा था 1545 से लेकर 1553 तक। हाँ, जलाल खां, इसका नाम था जलाल खां, और ये जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से राजा बना था। ध्यान रखना, ये जलाल खां यही है, इसी का ही नाम है, ध्यान रखना, इस्लाम शाह का ही। ये जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। इसके बाद में शासन 4 भागों में बंट गया था। शासन अपने जो भी शासनकाल था इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले बाबर ने बांटा था अपने पुत्रों में 4 भागों में। सबसे पहले शासनकाल को, अपने राजपाट को 4 भागों में बांटा था, और अब इसने बांटा है। ध्यान रखना, इस्लाम शाह ने, जलाल खान ने। सिकंदर शाह को पंजाब की जागीर दी गई, सिकंदर शाह को पंजाब की जागीर दी गई। इब्राहिम शाह को दिल्ली और आगरा की जागीर दी गई, और आदिल शाह को बिहार की, और मोहम्मद शाह को बंगाल की। तो यहां तक आप नोट करें, लिखें, यहां तक आप लिख लें। हाँ, इसके बाद में जो ये आदिल शाह है, बिहार का सूबेदार शासक आदिल शाह, इस आदिल शाह ने क्या किया था, रेवाड़ी का एक नमक विक्रेता था हेमू, हेमू का नाम आपने सुना था होगा। हेमू रेवाड़ी का एक नमक विक्रेता था, इसको अपना बनाया, वजीर बनाया था। किसने बनाया था, आदिल शाह ने। तो यहां तक आप लिख ले एक बार। यहां पर हम बात करते हैं शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह ने बहुत ज्यादा सुधार किया था, बहुत सारा, हम पढ़ेंगे आगे, देखो क्या क्या किया था। शेरशाह का जो प्रशासन है इसकी बात करें तो देखो, दीवाने वजारत, दीवाने वजारत बोलते थे वित्त विभाग को। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। वित्त विभाग का क्या नाम था, दीवाने वजारत। दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग का नाम था। सेना का जो सेना थी उसका विभाग, उसका जो प्रमुख होता था उसे बोला जाता था दीवाने आरिज। दीवाने रसलात, ये विदेश मंत्रालय का जो प्रमुख होता था, विदेश मंत्री, उसको बोलते थे दीवाने रसलात। इसके अलावा दीवाने इंसा, ये मंत्री, जो मंत्री घोषणा करता था, शाही घोषणाएं जो पढ़ता था, उस मंत्री को बोलते थे दीवाने इंसा। इसके अलावा जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था उसे बोला जाता था दीवाने काजी। शेरशाह के काल में दीवाने काजी कौन होता था, जो न्याय विभाग का प्रमुख था, और जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, जो गुप्त सूचनाएं वगैरह रखना, तो इस गुप्तचर विभाग का प्रमुख दीवाने वरीद होता था। तो ये चीजें आप लिखें। शेरशाह के शासनकाल में वित्त विभाग का प्रमुख को क्या बोला जाता था, दीवाने वजारत। सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज। विदेश मंत्रालय का प्रमुख दीवाने रसलात। मंत्री जो शाही घोषणाएं पढ़ता था उसे बोलते थे दीवाने इंसा। तो ये चीजें आप लिखें, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखने में यदि टाइम लग रहा है तो, या क्लास को बीच में भी आप रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। आगे बात करें, बंगाल सूबे 47 सरकारों में बांटा गया। सरकार, सरकार यानी जिला, जिले को पहले सरकार बोलते थे। जो अपन वर्तमान में जो जिला होता है, तो इस जिले को शेरशाह सूरी के काल में जिले को क्या बोलते थे, सरकार। तो बंगाल सूबे को 47 जिलों में बांटा गया। कितने जिलों में, 47 जिलों में। सरकार यानी जिले, इस जिले का शासन की बात करें तो इसमें 2 अधिकारी होते थे। जिले में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। जैसे जिले में अभी जिला कलेक्टर होता है, वैसे उस समय जिले में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन से, एक होता था सिकदार ए सिख दौरान, सिकदार ए सिख दौरान, और दूसरा होता था मुंसिफ ए मुसीफान। कौन होता था, मुंसिफ ए मुसीफान। ये राजस्व वसूली का काम करते थे, ये वसूली वगैरह करते थे। जो यहाँ पर अपनी तहसील होती है, जिला, जिले को क्या बोलते थे उस समय, सरकार। और जो अपना वर्तमान में जो तहसील होती है, जैसे मेरी तहसील है मकराना,
तो उस समय तहसील को क्या बोलते थे? परगना। तहसील को क्या बोलते थे? परगना बोलते थे तहसील को। लिपिक, लिपिक होता था जो वर्तमान में बाबू होता है, लिपिक जो कागजी कार्रवाई करता है, कागजों का काम करता है, उसको कारकुन बोला जाता था। क्या बोलते थे? कारकुन। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज शेरशाह सूरी की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया शेरशाह ने। स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या था? यह काफी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता था? गांव का जो मुखिया होता था वो जिम्मेदार होता था। यदि गांव में कोई भी चोरी हो जाती, गांव में यदि कोई चोरी हो जाती, तो स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत के अनुसार उस चोरी का जिम्मेदार उस गांव का मुखिया होता था। वर्तमान में मान लो कहीं चोरी हो गई, कहीं खून खराबा हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। ऐसा सिस्टम लागू किया गया था। उसमें कहा जाता था यदि कोई बुढ़ी औरत सोने और आभूषण, हीरे आभूषण, सोना यदि लेकर, उसकी यदि गठरी लेकर यदि गांव की बीच से यदि रात की 1 बजे यदि निकलती, तो उस समय वो भी बिल्कुल सुरक्षित थी। शेरशाह सूरी के काल में इतना शानदार उसने स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया कि गांव के अंदर जो चोरी डकैतियां होती थी, इसका सिस्टम समाप्त हो गया। यदि गांव में चोरी हुई है तो इसका जिम्मेदार गांव का मुखिया है, गांव का सरपंच है। तो यह सिस्टम शेरशाह ने लागू किया। बहुत बढ़िया सिस्टम था और ऐसा सिस्टम वर्तमान में लागू कर देना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत में गांव में चोरी हो रही है तो उसका जिम्मेदार वार्ड पंच होगा, सरपंच होगा, जो लोकल जो पुलिस थाना है वो उसका जिम्मेदार होगा। तो ऐसा सिस्टम शेरशाह ने लागू किया और जिससे क्या हुआ, लोग डरते थे, चोरी नहीं होने देते थे। यदि कोई व्यक्ति कुछ सामान वगैरह लेकर यदि निकलता तो उसका जो गांव का जो मुखिया होता था वो उसके पीछे पीछे चलता, उसका ध्यान रखता कि अपने इलाके से ये व्यक्ति बाहर चला जाए, कहीं इसके साथ चोरी लूटपाट यदि हो गई तो शेर खा मार डालेगा। तो ऐसा सिस्टम इसने लागू किया। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सिस्टम लागू हुआ था शेर खां के काल में। दोस्तों आगे देखते हैं इसी कड़ी में। यहां स्क्रीनशॉट ले लें आप। या हम बात करें लगान व्यवस्था की, तो लगान व्यवस्था की बात करें तो साथियों यहां पर जो रेतवाड़ी पर सिस्टम था ये लागू हुआ। ये रेतवाड़ी क्या है, ध्यान रखना। रेतवाड़ी की हम बात करें तो इसमें किसानों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित किया गया। पूरा जो बीच का जो सिस्टम था तो समाप्त कर दिया शेरशाह ने और प्रत्यक्ष कर यहां से किसानों से यानी डायरेक्ट सीधा संपर्क स्थापित किया गया कर लेने के लिए। कर की बात करें तो भू राजस्व यानी उपज का 1/3 भाग होता था। जितनी उपज होती उसका 1/3 भाग किसानों से लिया जाता था। लेकिन मुल्तान में 1/4 यानी बटाई प्रथा लागू रही। मुल्तान में जो कर है वो 1/4 ही लिया जाता था। इसका रीजन था क्योंकि यह भाग काफी उपजाऊ था। इसके अलावा शेरशाह ने नगद भुगतान पर बल दिया। डायरेक्ट नगद भुगतान पर इसने बल दिया था। यह लगान व्यवस्था थी। यह ध्यान रखना, आप काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं और भी यहां बात करते हैं लगान निर्धारण। शेरशाह सूरी के काल में लगान का निर्धारण किस प्रकार से होता था? तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान से देखें। सबसे पहली यहां पर थी गलाबख्शी या बटाई। गलाबख्शी और बटाई में क्या होता था? फसल का ढेर या रास को बांटना। मान लो फसल को निकाल लिया, फसल को निकालने के बाद जो अनाज होता था उसका ढेर लगा दिया जाता था और उस ढेर को या जो वो रास बोलते थे उसको वहां पर बांट लिया जाता था। दूसरा सिस्टम था नसक, मुक्ताई या कनकूत। इसमें अनुमान लगाया जाता था, फसल का अनुमान लगाया जाता था। खड़ी फसल का अनुमान लगाते थे कि यह फसल इतना होगी, इतनी नहीं होगी, और उसके अनुसार यहाँ पर कर देना पड़ता था। तीसरा सिस्टम था जब्ती या नगदी। यह सबसे ज्यादा किसान इस सिस्टम को पसंद करते थे। इसमें जमीन को नाप लेते थे। जैसे मान लो कि 10 बीघा जमीन है तो इसमें से 5 बीघा जमीन में जितनी भी फसल होगी, अनाज होगा, वो यहाँ पर सरकार को देना होगा। तो ये यहाँ पर 3 सिस्टम था लगान निर्धारण का। तो तीनों चीजें आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। यहां पर बात करें शेरशाह सूरी ने, तो शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया और तांबे का दाम भी चलाया। अभी जो वर्तमान में रुपया चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने तक ये रुपया चलता रहा जो शेरशाह ने चलाया था। तो शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन का
और तांबे का दाम, जिसे दाम बोलते थे, आज भी हम बोलते हैं कि दाम, पैसे, रुपए, दाम, आज भी हम दाम बोलते हैं, दाम 360 ग्रेन चलाया। चांदी का रुपया और तांबे का जो दाम होता था, इसमें एक अनुपात होता था, चांदी का 1 और तांबे का कितना 64, 64। चांदी के रुपये व तांबे के दाम में 1 व 64 का अनुपात होता था, यानी एक चांदी का रुपया है वो 64 तांबे के रुपये के, तांबे के दाम के बराबर होता था। यानी एक तरफ एक चांदी का रुपया और एक तरफ 64, 64 तांबे के रुपये, ये इनका अनुपात बराबर होता था। तो ये सिस्टम था। बिल्कुल आप यहां से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख लें। हालांकि ज्यादा गहराई से तो प्रश्न नहीं पूछा जाता। चलो आगे देखते हैं। आगे हम बात करें तो रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। जो अभी रुपया है, जो सिक्का होता है, यह सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। इसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी और ये 1835 तक चलता रहा। जो रुपया है, जो सिक्का है, जो सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। बाद में शेरशाह के बाद में जो मुगल आए थे, चाहे अकबर हो, शाहजहां, औरंगजेब, सभी ने इसको यहाँ पर ये रुपया चलता रहा। इनके काल में, अंग्रेजों के समय तक ये रुपया चलता रहा और 1835 तक ये सिक्का चला था, जो शेरशाह ने चलाया था। इन शेरशाह सूरी के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी में और देवनागरी लिपि में अंकित होता था। किस भाषा में? शेरशाह का नाम एक तरफ अरबी में और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता था। तो ये चीज भी आप स्क्रीनशॉट लें और लिख लें। अब आगे हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की। तो प्यारे साथियों, आगे बात करें तो शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। यह बहुत बड़ा न्यायप्रिय शासक रहा, ध्यान रखना। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की और बुधवार को, कब? बुधवार को शाम को यह स्वयं न्याय करता था। शेरशाह खुद न्याय करता था बुधवार को। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह हुलिया नोट करने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। जो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी शुरू, वही प्रथा इसने भी शुरू की थी पहले। शेरशाह ने हुलिया नोट करने, सैनिकों का हुलिया नोट करने और घोड़े दागने की। सेना को नगद वेतन मिलता था। जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन मिलता था और जो सेना के अधिकारी होते थे उनको जागीरें दी जाती थी। क्या दी जाती थी? जागीरें। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सैन्य व्यवस्था, और यहां तक हमने बात कर ली। अब थोड़ा बहुत और बचा हुआ है शेरशाह सूरी, उसके बाद इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें तो सड़क और सराय। शेरशाह सूरी ने 4 विशाल सड़कों का निर्माण करवाया। यहाँ पर देखो जी, सराय, सराय किसको बोलते हैं? धर्मशाला को। धर्मशालाएं बनाई सड़कों के किनारे। यहाँ पर देखो प्रसिद्ध 4 सड़कें बनवाई। पहली थी सड़क ए आजम, जिसे हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। तो सड़क ए आजम, ठीक है, ये बंगाल के सोनार गांव से शुरू होती है, दिल्ली, लाहौर, पंजाब और अटक तक ये जाती है। इतनी लंबी रोड का इसने सड़क का निर्माण करवाया। दूसरी जो इसकी सड़क थी, आगरा, मांडू और बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर और जोधपुर से चित्तौड़। और 4 नंबर जो सड़क थी वो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। तो ये 4 विशाल सड़कों का निर्माण करवाया और इन सड़कों के किनारे सराय का निर्माण करवाया। सराय का मतलब है धर्मशालाएं। क्या बनवाई रहे? सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनवाई। कितनी धर्मशालाएं? तो 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ध्यान रखना। हाँ, इनका निर्माण क्यों करवाया? अरे मान लो जैसे कोई पैदल चल रहे हैं लोग सड़क पर, सेना चल रही है, सैनिक चल रहे हैं, या कोई स्थानीय लोग चल रहे हैं पैदल, तो ये धर्मशालाएं बनाई गई। वहां पर सैनिक भी रखे गए लोगों के लिए और वहां पर लोगों के खाने की पीने की व्यवस्था भी की गई। सड़कों के किनारे धर्मशालाओं का निर्माण इसने करवाया। तो ये चीजें थी, बहुत ही अच्छा काम करवाया था शेरशाह सूरी ने। हाँ, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, लिख भी सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने सहसराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया। अपना खुद का मकबरा इसने स्वयं ने बनाया था, क्योंकि इसको अपनी निकम्बी औलाद के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था
कि मेरी औलाद निकम्मी है, वो कुछ नहीं करने वाली, मुझे वो मेरा मकबरा नहीं बनाएंगे, इसलिए मुझे खुद को ही बनाना होगा। तो सहसराम बिहार में शेरशाह सूरी ने अपना खुद का मकबरा बनवाया था। ये ध्यान रखना। कहां पर है इसका मकबरा? कई बार पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। कनिगम ने इसके मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। इतना सुंदर इसने मकबरा बनवाया। और जो पद्मावत की रचना हुई थी 1540 में, वो इसी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में ही रचना हुई। पद्मावत की रचना किसने की? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये आज आपके लिए प्रश्न है। तो ये हमने बात की, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये बात हमने की शेरशाह सूरी की, 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी का हमने पूरा इतिहास पढ़ा। यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल से, और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा दोस्तों। अब अगला हम इतिहास किसका पढ़ेंगे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।